नमस्कार बच्चों। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद जो पादप होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, उनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जस्ट उसके आगे अपन पढ़ेंगे कि पादपों के अंदर जो परागण होता है वो किस प्रकार से होता है, उनमें निषेचन किस प्रकार से होता है और निषेचन के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण व भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है और भ्रूण कोश व भ्रूण में परिवर्तन के द्वारा बीज और बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ते हैं परागण, पॉलिनेशन। परागण का अर्थ होता है मुख्य रूप से यानी कि पराग कणों का गमन करना, यानी कि जो पराग कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर गमन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। परागण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिनको कहा जाता है स्वपरागण, परपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और यह कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वपरागण की। स्वपरागण की अपने डायग्राम देखा था पीछे की तरफ, जो पुष्प का जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है। इसी से निकलते हैं पुंकेसर। इस प्रकार की अपने संरचना पढ़ी थी। तो स्वपरागण क्या कहलाता है, जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण कहलाता है, यानी कि ये एक पुष्प एक पौधे के ऊपर और इस पुष्प के पराग कण इसके ऊपर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं, तो ये कहलाता है स्वपरागण। इसको सहजातीय परागण भी बोल सकते हैं, यानी उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं। अब जो स्वपरागण होता है, दूसरी बात करते हैं अपन परपरागण की। परपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के पराग कण किसी दूसरे पौधे के, उसी पौधे में नहीं, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वो क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अब इन दोनों के लिए क्या क्या स्थितियां होती है, यानी स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या होते हैं और परपरागण के लिए अनुकूलन क्या होता है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन स्वपराग के लिए अनुकूलन। सबसे पहला जो अनुकूलन आता है कि ये जो पौधा होता है वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी पादप, यानी कि जो द्विलिंगी पादप होते हैं, बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा परपरागण पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लें मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, बाइसेम से टाइम, तो ये आ गया। दूसरा अनुकूलन की बात करें अपन, उसको बोला जाता है होमोगेमी, यानी कि समकाल पक्वता। सम यानी समान समय में, काल यानी समय में, पक्वता का मतलब परिपक्व है, यानी कि ये पुंकेसर और जायांग दोनों ही समान समय में परिपक्व होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, होमोगेमी या समकाल पक्वता कहलाती है। और ऐसे पादपों में क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन ने
नाम सुना होगा मिराबिलस, जलापा पादप, या जिसको बोला जाता है गुल अब्बास। इस पादप के अंदर होमोगेमी पाया जाता है। तीसरा अनुकूलन आता है क्लिस्टोगेमी, या अनुन्मीलियता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लिस्टोगेमी यानी अनुन्मीलियता का अर्थ होता है ये पुष्प कभी भी खिलते नहीं है, यानी बंद पुष्प कभी खिलते नहीं है, कभी भी ये खिलते नहीं है, बंद रहते हैं हमेशा, बिल्कुल चारों तरफ से कवर्ड। तो जो परागकण होते हैं वो पुष्प से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण। और इसका एग्जाम्पल आता है कोमिलाइना या कनकोआ। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि क्लिस्टोगेमी या अनुन्मीलियता कौन से पादपों में पाई जाती है, कोमिलाइना या कनकोआ में पाई जाती है। तो ये इसके 3 मुख्य लक्षण होते हैं, ध्यान रखना। स्वपरागकण पादपों के लिए जो अनुकूलन होते हैं वो 3 हो गए। द्विलिंगी पादप होना चाहिए, होमोगेमी समकारकता होनी चाहिए, और क्लिस्टोगेमी अनुन्मीलियता यानी बंद पुष्पों के अंदर स्वपरागण पाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं परपरागण के अनुकूलन। परपरागण के लिए अनुकूलन। इसमें पहले अपन बात करते हैं स्वबंध्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ फर्टिलिटी, स्वबंध्यता का मतलब होता है इस प्रकार के पादपों के अंदर जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। यानी परागकण अंकुरित के परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर ये अंकुरित नहीं होते हैं। तो अंकुरित नहीं होने को कहा जाता है स्वबंध्यता, अपने आप ही अंकुरित नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना। इसमें मटर का जो पौधा होता है इसमें भी होता है स्वबंध्यता। दूसरा आता है पादप एक लिंगी पादप। एक लिंगी पादप का मतलब पौधे के अंदर पुंकेसर या जायंट इन दोनों में से केवल एक ही लिंग पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है एक लिंगी पादप। तो उनमें कौन सी क्रिया पाई जाएगी, परपरागण की क्रिया पाई जाती है। जैसे इसमें आ गया अपने पपीता। तीसरा आता है डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता। भिन्न यानी अलग अलग समय में, यानी कि पुंकेसर और वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तो उन पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, परपरागण पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है डाइकोगेमी या भिन्न काल पक्वता। इसमें 2 स्थिति होती है, पूर्वता और एक आता है स्त्री पूर्वता, जिसमें आता है चंपा, गुड़हल। ये जो पादप आते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, पूर्वता पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको जनरली यही ध्यान रखना है कि भिन्न काल पक्वता डाइकोगेमी में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है। अनुकूलन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, परपरागण के अंदर पाया जाता है। इसमें आगे चंपा, आगे मंदार एग्जाम्पल है। तीसरा चौथा आता है इसके अंदर आपके हर्कोगेमी। हर्कोगेमी इसमें क्या होता है कि जब हर्कोगेमी में क्या होता है, जब परागकण पुंकेसर से निकलकर कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर पाए जाते हैं, तो वर्तिकाग्र और पुंकेसर के बीच में एक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। कौन सा अवरोध पाया जाता है, संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है।
यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्तिका होती है इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पुंकेसर की लंबाई क्या रहती है, कम रह जाती है। तो जिसके द्वारा जो परागकण होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं या हाइपोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल आता है इसमें कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप आते हैं, कैरियोफिलेसी कुल के पादपों की वर्तिका लंबी होती है तो इसको कहते हैं अपन संरचनात्मक अवरोध, उसको कहा जाता है हाइपोगेमी। और इसका लास्ट लक्षण आता है हाइपोगेमी के बाद में आता है विषमवर्तिकात्मक, विषमवर्तिकात्मक हेटेरोस्टाइली। विषमवर्तिकात्मक का मतलब होता है एक पादप आता है जिसका नाम है प्रिमुला, इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। प्रिमुला के अंदर क्या होता है कि दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। दो प्रकार के पुष्पों का मतलब होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके पुंकेसर की लंबाई तो ज्यादा होती है और वर्तिकाग्र की लंबाई छोटी होती है, तो परागकण क्या करेंगे, दूसरी जगह जाकर गिरेंगे। और दूसरे जो पुष्प होता है उसमें वर्तिका की लंबाई ज्यादा होती है और परागकण की लंबाई कम होती है, तब भी क्या होगा, पर परागण होगा। तो ये ध्यान रखना, विषमवर्तिकात्मक यानी दो प्रकार के पुष्प किसमें पाए जाते हैं, प्रिमूला के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गए पर परागण के उदाहरण, ये आपको ध्यान रखना है। डाइकोगेमी, हाइपोगेमी और हेटेरोस्टाइली, और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना। इसके बाद में आता है अपने पर परागण, परागण यानी स्वपरागण और पर परागण के बाद में अपन पढ़ते हैं कि ये किनके द्वारा होता है। परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है या अन्य किसी जीव के द्वारा होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो अपन लेते हैं परागण की विधियां। परागण की विधियों में सबसे फर्स्ट जो विधि आती है उसको बोलते हैं अपन वायु परागण, और इसको बोला जाता है एनिमोफिली। इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान रखना है, एनिमोफिली यानी वायु के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, एनिमोफिली कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आता है अपने घास आ गया, टाइफा, ये जो पादप होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है। दूसरा आता है जल परागण, जिसको अपन कहा जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रो यानी होता है जल, यानी जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, जल परागण। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं अपने जलीय पादप। लेकिन अपवाद आता है इसमें, जैसे जलीय पादप आता है निम्फिया, और इस निम्फिया में कौन सा परागण पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। एक आता है मीरियोफिलम पादप, मीरियोफिलम पादप आता है और इसमें कौन सा परागण पाया जाता है, वायु परागण। इसी प्रकार वेनिसनेरिया पादप आता है, उसके अंदर भी वायु परागण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्फिया पादप के अंदर कौन सा परागण पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। तीसरे परागण की अपन बात करें, कीट परागण। पिछले साल में इसके अंदर क्वेश्चन आया था मधुमक्खी। कीट परागण को बोला जाता है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि कीटों के अंदर 80% जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा। यानी कीटों के द्वारा परागित होने वाले जो पुष्प होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, रंगीन, चिकने, चमकदार पुष्प हमेशा कैसे होते हैं, कीटों के द्वारा परागित होने वाले रंगीन, चिकनी, चमकदार, और इनके अंदर क्या आती है, खुशबू आती है। इस खुशबू के कारण कीट क्या होते हैं, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ध्यान रखना।
इन्हीं के अंदर जो इनके जो परागकण होते हैं, इन्हीं के ऊपर जो चमकदार जो खुशबू आती है उनको कहा जाता है अपने पोलन कीट कहते हैं या पराग कीट कहते हैं, जिसके द्वारा ये आकर्षित होते हैं। ये कहलाता है कीट परागण। और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मधुमक्खियों के द्वारा 80% परागण होता है, क्योंकि ये शहद के लिए, रस चूसने के लिए जाती है। चौथा आता है अपनी कीट परागण के बाद में आता है चमगादड़ परागण, इसको बोला जाता है चिरेप्टोफिलिक। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है चिरेप्टोफिलिक। और पांचवा आता है पक्षी परागण, इसको बोला जाता है ऑर्निथोफिलिक, यानी पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिलिक। तो प्रत्येक जो परागण की जो विधियां हैं, इसके अंदर आपको इनके इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान रखना, मुख्य रूप से ये पूछे जाते हैं। और सर्वाधिक जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। और 80% परागण केवल मधुमक्खियों के द्वारा होता है। परागण के बाद में अपन देखते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पीछे पड़ा। नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है, उसके बाद में परागण होता है। परागण के बाद में जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले बात करते हैं अपन कि निषेचन की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी स्ट्रासबर्गर 1884 में। और कौन से पादप में की थी, लीलियम पादप, लीलियम पादप में की। तो इसकी परिभाषा क्या हुई निषेचन की, इसकी परिभाषा हो गई नर व मादा युग्मकों, नर व मादा युग्मकों का संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन निषेचन कहलाता है। अपने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद के द्वारा तो किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का। मादा युग्मकोद्भिद के द्वारा किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का। ये ध्यान रखना, दोनों ही क्या होते हैं, एन होता है। जब इनका संलयन होता है यानी दोनों आपस में जुड़ते हैं तो टू एन होता है, उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। इसी प्रकार एक पिछले साल क्वेश्चन भी आया था आपके द्विनिषेचन। सबसे पहले बात करते हैं कि द्विनिषेचन, द्वि का मतलब दो बार, जब निषेचन दो बार होता है तो उसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसकी खोज की थी नवास्चिन ने। नवास्चिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया व लीलियम पादप, इनमें खोज की थी 1898 के अंदर द्विनिषेचन की खोज की थी। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो जो निषेचन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसकी क्रिया विधि अपन देखते हैं। इनको देख लेना आप, मुख्य रूप से खोजकर्ता, द्विनिषेचन के खोजकर्ता और कौन से पादप है किसके अंदर खोज की गई थी। इसके बाद में अपन देखते हैं निषेचन की क्रिया विधि। निषेचन की क्रिया विधि में क्या होता है, अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर हो गया अंडाशय, इसके अंदर पाया जाता है बीजाणु। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में द्विगुणित के अंदर यहाँ सहायक कोशिकाएं और बीच में अंड कोशिकाएं। ये बीजांड हो गया, ये अंडाशय हो गया, इसको अपन कहते हैं वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवेरी, ओव्यूल हो गया बीजांड, और ये हो गया वर्तिका।
निषेचन होता है तो पराग कण जो होते हैं वो किसके ऊपर आते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर आकर अंकुरित होते हैं। तो पराग कण इसके ऊपर आएंगे और परागकण से क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी। इस प्रकार से इसको कहा जाता है पराग नलिका, पोलन ट्यूब। पराग नलिका के अंदर दो तो क्या बनते हैं, अचल अगतिशील बनते हैं नर युग्मक। और पिछली बार बताया था नर युग्मक किसके द्वारा बनते हैं, जनन कोशिका के द्वारा, और पराग नलिका का निर्माण कौन करती है, कायिक कोशिका। अब ये नर युग्मक चलकर किसमें प्रवेश करते हैं, बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और दोनों ही जो नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। लेकिन जो पराग नलिका होती है वो अंडाशय के अंदर यानी बीजांड के अंदर कितने प्रकार से प्रवेश करती है, 3 प्रकार से प्रवेश करती है। कितने प्रकार से प्रवेश करती है, 3 प्रकार से। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश ये कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कैसे होता है, अपन देखते हैं कि ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। ये वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। और ये अध्यावरण जो होता है इसको क्या कहते हैं, अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा भाग। 3 भाग हो गए। तो पहला जो प्रवेश कहलाता है, जो डायग्राम में आपके दे रखा है, बीजांड द्वारीय, इसको बोलते हैं प्रोगेमी। उसमें एग्जाम्पल आते हैं लगभग सभी पादपों के अंदर जो पराग नलिका होती है वो बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, जिसको कहा जाता है प्रोगेमी। दूसरा आता है अपने निभागीय प्रवेश, जिसको कहा जाता है चलाजागेमी। यानी कि पराग नलिका अगर निभाग से प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना, बीजांड लास्ट में जाकर बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, लेकिन ये निभाग वाले प्रवेश से क्या करेगी, निभाग वाले भाग से प्रवेश करके अंदर जाती है, तो वो क्या कहलाता है, निभागीय प्रवेश। इसमें एग्जांपल आता है अपने जैसे केजुराइना, नाम से पता चल जाता है निभाग से प्रवेश करे, बीजांड द्वार से प्रवेश करे। और तीसरा आता है अपना अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरण का मतलब अगर पराग नलिका इस अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करे तो उसको क्या कहा जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश। इसको बोला जाता है मीजोगेमी। इसमें एग्जाम्पल आता है अपने कुकुरबिटा। इसमें तीनों के एग्जाम्पल ध्यान रखना, बीजांड द्वार से होने वाला प्रोगेमी, निभागीय प्रवेश से पराग नलिका प्रवेश करती है तो उसे चलाजागेमी कहते हैं, और अगर अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है अध्यावरणीय प्रवेश। इसका एग्जाम्पल आता है कुकुरबिटा। इसका मतलब जो पराग नलिका जब अंकुरित होती है, पराग नलिका की दिशा हमेशा ध्यान रखना एक दिशीय होती है, रसायनोवर्ती होती है और अंडाशय की तरफ होती है, ये ध्यान रखना। तो 3 प्रकार हो गए इसके। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है। इसमें अपन देखते हैं कि निषेचन 2 बार होता है। तो जो प्रथम निषेचन होता है उसको कहा जाता है सत्य निषेचन। प्रथम या सत्य निषेचन, पिछली साल इसी में से क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है ये क्रॉस करता है किससे, मादा युग्मक। नर तो क्या होगा, परागकण, और ये हो गई अंड कोशिका। ये ध्यान रखना, जो परागकण होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, ये क्या होते हैं, एन होता है, और ये भी क्या होता है, एन होता है। इन दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। इससे बनेगा जाइगोट।
जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है टोन। ये एन हो गया, ये एन हो गया, निषेचन होगा। निषेचन में क्या होता है, इन दोनों का संलयन होता है, जायगोट जिसको बोला जाता है, युग्मनज। ये युग्मनज में क्या होता है, विदलन होता है, यानी बार बार विभाजन होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से नया पौधा तैयार होता है। तो अगर भ्रूण का निर्माण होता है नर युग्मक व मादा युग्मक, इसमें ये ध्यान रखना, जो प्रथम निषेचन होता है वो किस किस में होता है, नर युग्मक में, और किस में होता है, अंड कोशिका में। ध्यान रखना, तो अंड कोशिका से जो निषेचन होता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक निषेचन कहलाता है, सत्य निषेचन कहलाता है। इसके बाद में आता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन या द्वितीयक निषेचन, या इसको बोला जाता है त्रिकसलियन। त्रिकसलियन का मतलब होता है तीन केंद्रकों का आपस में मिलना। इसमें वही हो गया नर युग्मक, ये कैसा होता है, एन होता है, ये क्रिया किससे करता है, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहा जाता है द्विगुणित केंद्रक। इसे द्विगुणित केंद्रक से निषेचन होता है, या द्विगुणित केंद्रक या कोशिका। ये कैसा होता है, 2n। इन दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन से क्या बनता है, देखो ये द्विगुणित होता है, और जो नर युग्मक होता है ये क्या होता है, अगुणित होता है। तो ये क्या बन गया, त्रिगुणित भ्रूणपोष, इसको कहा जाता है। इसमें ये ध्यान रखना, जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, और भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। इसी को कहा जाता है त्रिकसलियन का मतलब दो केंद्रक तो ये और एक नर युग्मक, तो तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं, तो इसको कहा जाता है त्रिकसलियन। निषेचन दो बार होता है इसलिए इसको कहा जाता है द्विनिषेचन। तो जो द्वितीय जो निषेचन होता है वो जो केंद्रीय कोशिका होती है, तो जिसको द्विगुणित कोशिका या द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। तो इस प्रकार से परागण के बाद में होता है निषेचन। निषेचन के बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। अब इस भ्रूणपोष और इस भ्रूण का जो परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, भ्रूणपोष जो 3n होता है ये कौन से पादपों में पाया जाता है, ओनली आवृतबीजी पादप। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म पादप आते हैं, जिम्नोस्पर्म पादप, इनमें जो भ्रूणपोष होता है वो हमेशा कैसा होता है, एन यानी अगुणित। अगुणित क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं इनमें भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वो निषेचन से पहले हो जाता है, इसलिए इनके अंदर जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं भ्रूणपोष का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। भ्रूणपोष एम्ब्रियो एम्ब्रियोस्पर्म कहा जाता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। पहला जो प्रकार होता है वो आता है केंद्रीय भ्रूणपोष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, न्यूक्लियर एम्ब्रियोस्पर्म। केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, एक जो भ्रूण होता है यहाँ पर, इसके जो केंद्रक होता है इसमें बार बार क्या होता है, विभाजन होता है, और जो प्रत्येक जो केंद्रक होता है वो किधर स्थित हो जाता है, परिधि की ओर स्थित हो जाता है, और बीच में क्या बन जाती है, बड़ी रिक्तिका बन जाती है। ये यानी कि केंद्रक में बार बार विभाजन होता है, मुक्त समसूत्री विभाजन, और ये जितने भी जो केंद्रक होते हैं वो परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं, बीच में बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो कौन सा कहलाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके नारियल का पानी।
पूछा जाता है कि नारियल का पानी कौन सा भ्रूण कोश का प्रकार है? केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा प्रकार जो भ्रूण कोश का आता है वो आता है कोशिकीय भ्रूण कोश। कोशिकीय भ्रूण कोश, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है? कोशिकीय भ्रूण कोश में क्या होता है, जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले केंद्रक में विभाजन होता है, ठीक है। प्राथमिक जो भ्रूण कोश जो केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, इसमें विभाजन होता है। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में विभाजन के पश्चात किसका निर्माण हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और ये केंद्रक, यानी इसके बाद में जितने भी केंद्र के अंदर जो विभाजन होते हैं उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कोशिकीय भ्रूण कोश। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, केंद्रक बनता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका भित्ति, ये भ्रूण कोश क्या कहलाता है? कोशिकीय भ्रूण कोश। और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? चूस्कांगों का निर्माण, निलंबक, इसका निर्माण होता है, चूस्कांग का निर्माण होता है, जो भ्रूण को पोषण देने के लिए पौधे से क्या करता है? पोषक पदार्थों को चूसने का काम करता है। तो ये एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना। तीसरा आता है हेलोबियल। हेलोबियल जो भ्रूण कोश होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश और कोशिकीय भ्रूण कोश दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि ये केंद्रीय और दूसरा कोशिकीय, दोनों का रूप होता है। इसका अपने एग्जाम्पल देखिए डायग्राम के द्वारा। तो इसके अंदर प्राथमिक भ्रूण कोश जो केंद्र होता है इसमें विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका भित्ति बनती है, और उसके बाद में केवल किसका निर्माण होता है? केंद्रकों में ही विभाजन होता है। इस प्रकार की जो श्रृंखला, यानी कि केंद्र का विभाजन भी हो गया, तो ये तो कौन सा हो गया? केंद्रीय। कोशिका भित्ति बन गई, तो ये कौन सा हो गया? कोशिकीय। तो दोनों का मिला जुला रूप हो गया, तो वो क्या कहलाता है? हेलोबियल। और ये पाया जाता है हेलोबियल गण के एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। तो भ्रूण कोश कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार हो गए। और भ्रूण कोश का जो कार्य होता है वो क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना, बस यही कार्य। अब कई बार क्या होता है कि जो भ्रूण कोश होता है ये तो पूर्ण रूप से काम में आ जाता है या पूर्ण रूप से काम में नहीं आता है। तो इसी के आधार पर जो भ्रूण कोश होता है वो 2 प्रकार के हो गए मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो। जैसे अभ्रूणपोषी बीज, और एक आता है भ्रूणपोषी बीज। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? अभ्रूणपोष यानी भ्रूणकोश क्या है? एब्सेंट है, यानी इन बीजों के अंदर जो भ्रूणकोश होता है वो पूरा का पूरा भ्रूण के निर्माण में काम में आ जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है अपने द्विबीजपत्री पादप। एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर कौन सा भ्रूणकोश पाया जाता है? अभ्रूणकोशी। और भ्रूणकोशी यानी जिनके अंदर भ्रूणकोश शेष रहता है वो किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पादप। ये ध्यान रखना, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीज। कई बार क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कि कुछ जो बीज होते हैं उनके चारों तरफ जो भ्रूणकोश होता है एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। भ्रूणकोश होता है बीज के चारों तरफ पतली परत के रूप में अवशेष रहता है, उसको क्या कहा जाता है? परिभ्रूणकोश, यानी कि भ्रूणकोश पतली परत के रूप में चारों ओर उपस्थित, ठीक है। तो उस भ्रूणकोश को क्या कहा जाता है? परिभ्रूणकोश। और इसका एग्जाम्पल आता है अपने काली मिर्च। देखा है ना काली मिर्च? काली मिर्च के अंदर परिभ्रूणकोश होता है। एक होता है अपने लीची का नाम सुना होगा, उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि लीची में खाने योग्य भाग
कौन सा है? ये आता है क्वेश्चन, लेविस स्टैंड में पूछा गया था अपने पुराने डेट पेपरों में है। तो लीची के अंदर जो भाग पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये चारों तरफ पाया जाता है, भ्रूण कोश का ही पार्ट होता है। ध्यान। एक आता है यूफोरबिएसी कुल के पादप, जिसमें आता है अपने अरंडी, यानी कि यूफोरबिएसी कुल के जो पादप होता है अरंडी, इनके बीजांड द्वार की ओर, इधर बीजांड द्वार की ओर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, उसको कहा जाता है केरंकल। क्या कहा जाता है? सफेद संरचना, इसको कहा जाता है केरंकल। तो ये भी पूछा जाता है कि केरंकल किसमें पाया जाता है? यूफोरबिएसी कुल के पादप। यूफोरबिएसी का मतलब होता है जैसे अरंडी आ गया, अपने जो कैरोट्रोपिस आता है, आक आता है, वो भी किसमें आता है? यूफोरबिएसी कुल में आता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, भ्रूण कोश का परिवर्तन हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि जो भ्रूण है इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। भ्रूण का जो निर्माण होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मकों के दोनों केंद्रक, यानी कि अंड कोशिका और नर युग्मक जब दोनों आपस में संयोजित होते हैं तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि भ्रूण का परिवर्तन, जाइगोट जो होता है ये हो गया इसमें केंद्र हो, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं युग्मनज। जाइगोट, इसमें जो प्रथम विभाजन होता है वो कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। तो ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। कितनी कोशिकाओं में बढ़ गया? दो कोशिकाओं में। एक तो हो गई आधारीय कोशिका, आधारीय कोशिका, और एक हो गई शीर्षस्थ कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होगी। अब इन दोनों में ध्यान रखना, आधारीय जो कोशिका होती है ये तो किधर बढ़ती है? बीजांड द्वार की ओर। किधर बढ़ती है? बीजांड द्वार की ओर। और जो शीर्षस्थ कोशिका बढ़ती है ये किधर बढ़ती है? निभाग की ओर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका होती है इसमें तो बार बार क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ। और जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है? अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। इसको बोलते हैं शीर्षस्थ सेल, इसको बोलते हैं आधारीय सेल। ठीक है। इसमें बाद में अपन विभाजन देखते हैं। तो जो आधारीय कोशिका होती है इसमें बार बार क्या होता है? विभाजन होता है, जिससे 7 से 8 कोशिकीय क्या बन जाता है? निलंबक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार लगातार विभाजन होता है, उसको बोलते हैं 7 से 8 सेल्स निलंबक। इसको कहा जाता है चूष्कांक। ठीक है। निलंबक का निर्माण कौन सी कोशिका से हो गया? आधारीय कोशिका से। यानी इसी में यही याद कर लेना, चूष्कांक या निलंबक का निर्माण। ठीक है। शीर्षस्थ कोशिका में लगातार विभाजन होता है तो उससे किसका निर्माण होता है? बीज पत्र निर्माण। इसका निर्माण होता है बीज पत्र का निर्माण। यानी कि किसी कोशिका में विभाजन होता है, फिर उसके बाद में होता है अनुप्रस्थ विभाजन। इसी प्रकार से बार बार विभाजन होने से ये कोशिका बनती है। यानी कि 8 कोशिकाओं का ये क्या बनता है? अष्टांग बनता है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है इसमें? 8 कोशिकाएं पाई जाती है। 8 कोशिकाओं का क्या बन गया? अष्टांग बन गया। बाहर वाली जो 8 कोशिकाएं होती है इनके द्वारा निर्माण होता है किसका? डर्मेटोजन का।
निर्माण होता है? डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन किसका निर्माण करती है? बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। ये आंतरिक वाली जो कोशिकाएं होती है, 8 सेल्स, 8 बाहर की तरफ होती है और 8 अंदर की तरफ। अंदर वाली जो आंतरिक सेल्स होती है वो बीज पत्राधार भरण ऊतक का क्या करती है? निर्माण करती है, यानी बीज पत्रों का निर्माण करती है। अब इसमें जो शीर्षस्थ कोशिका होती है ये बार बार विभाजित होकर एक हृदय आकार संरचना बनाती है। कैसी संरचना बनाती है? हृदय के आकार की। ये नीचे तो रह जाता है आपके निलंबक या चूस्कांग, ठीक है, चूस्कांग। और चूस्कांग का क्या होता है? भ्रूण पोष से पोषण प्राप्त करना, ठीक है। हृदयाकार जो संरचना पाई जाती है इनको कहा जाता है बीज पत्र। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। दोनों जो बीज पत्र होते हैं इनके बीच में से क्या निकलता है? परांकुर निकलता है, और नीचे की तरफ से क्या निकलता है? मूलांकुर, ठीक है। मूलांकुर तो किसका निर्माण करेगा? जड़ का। और परांकुर किसका निर्माण करेगा? तने का निर्माण करेगा। अब एक चीज याद रखो, दो बीज पत्र होते हैं वो किसमें होते हैं? द्विबीजपत्री पादप में। द्विबीजपत्री पादप में कितने होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं। इसका मतलब जो परांकुर होता है दोनों बीज पत्रों के बीच में से निकलता है, जबकि जो एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री का मतलब क्या होगा? यानी पादप के अंदर केवल एक बीज पत्र उपस्थित हो। तो एक बीजपत्री के अंदर जो परांकुर निकलता है वो किससे निकलता है? पार्श्व में से निकलता है, और बीच में क्या निकलते हैं? बीज पत्र निकलते हैं। इस प्रकार एक नए भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है भ्रूण का परिवर्धन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूस्कांग का कार्य क्या होता है? कौन सी कोशिका के द्वारा बनते हैं? आधारी कोशिका के द्वारा। आधारी कोशिका किधर बनती है? बीजाणु द्वार की ओर। शीर्षस्थ कोशिका किधर बनती है? निभाग की ओर। निभाग के द्वारा किसका निर्माण होता है? बीज पत्र का निर्माण होता है। बीज पत्रों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? हृदय आकार होता है। द्विबीजपत्री पादपों में परांकुर कहाँ से निकलता है? बीच में से, और पार्श्व में क्या होता है? बीज पत्र होते हैं। इस प्रकार भ्रूण का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं अपन कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। बीज और फल। एक तो बात करते हैं बीज की, और एक आता है फल, फ्रूट। बीज के अंदर बनता है बीजावरण। क्या बनता है? बीजावरण का निर्माण किससे होता है? बीजावरण का निर्माण होता है अध्यावरण से, ठीक है। बीजावरण कितने होते हैं इसके अंदर? 2 होते हैं। एक होता है बाह्य चोल जिसको कहा जाता है टेस्टा, एक होता है अंतःस्चोल जिसको कहा जाता है टेगमैन। यानी प्राथमिक अध्यावरण से बाह्य चोल, द्वितीयक अध्यावरण से अंतःस्चोल का निर्माण करता है। बीज के बाह्य आवरण को टेस्टा और आंतरिक आवरण अंतःस्चोल को कहा जाता है टेगमैन, ठीक है। फिर आता है बीज का जो ग्रंथ बनता है वो किससे बनता है? बीजांड ग्रंथ से। किससे बनता है? बीजांड ग्रंथ से, ठीक है। बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है, ये ध्यान रखना।
बीज का निर्माण बीजांड से, बीजवृंत बीजांड वृंत से, बीजावरण का निर्माण अध्यावरण से, प्राथमिक अध्यावरण से टेस्टा और द्वितीयक अध्यावरण से टेगमेन का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन फल का निर्माण। अब फल के अंदर क्या होता है, फल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, अंडाशय से। ये ध्यान, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। और जो फल भित्ति होती है, फल भित्ति का निर्माण किससे होता है, अंडाशय भित्ति से। फल का निर्माण अंडाशय से, फल भित्ति का निर्माण अंडाशय भित्ति से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर फल का निर्माण निषेचित अंडाशय से होता है, फल का निर्माण निषेचित अंडाशय से होता है तो उसको कहा जाता है वास्तविक फल या सत्य फल कहा जाता है। ये ध्यान रखना। अगर अंडाशय का निर्माण बिना निषेचन के होता है, फल का निर्माण किससे होता है, बिना निषेचन के, यानी कि फल का निर्माण बिना निषेचित अंडाशय से होता है, उसको क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन, फलन या पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर निषेचित अंडाशय से होता है फल का निर्माण तो वास्तविक या सत्य फल कहलाता है। अगर बिना निषेचन के ही अंडाशय से किसमें बदल जाता है, फल में, तो फल को तो कहा जाता है अनिषेक फल, और उस क्रिया को कहा जाता है अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। एक अवस्था और आती है, अगर फल का निर्माण बिना अंडाशय के, फल का निर्माण बिना अंडाशय के पुष्पासन दल व बाह्य दल से हो, किससे हो, अंडाशय को छोड़ दे और इसके अलावा पुष्पासन दल व बाह्य दल से हो, तो उसको कहा जाता है आभासी फल, वास्तविक आभासी फल या कूट फल। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है अपने सेब। सेब किसका उदाहरण है, आभासी फल या कूट फल का उदाहरण है। तो ये अनिषेक फलन भी आपको याद रखना। तो इस प्रकार ध्यान रखना, बीज का निर्माण हो गया, फल का निर्माण हो गया। इसके बाद में आपके दो टॉपिक आते हैं इसके अंदर, असंगतता, एपोमिक्सिस, असंग जनन, और एक आता है बहुभ्रूणता। सबसे पहले बात करते हैं अपन असंग जनन, एपोमिक्सिस। ठीक है, और दूसरा आता है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोसिस। असंग जनन, एपोमिक्सिस का अर्थ आपको पता होना चाहिए, केवल परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। बिना निषेचन, इसके बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज यही ध्यान रखना। यदि बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही अगर नए भ्रूण का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस या असंग जनन कहलाता है। यह है असंग जनन जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। पहला जो होता है वो होता है बीजाणुविद असंग जनन, जिसको अपस्थानिक भ्रूणता जो बोलते हैं।
दूसरा आता है युग्मकोद्भिद असंघ जनन। इन दोनों में क्या अंतर है देखो, बीजाणुद्भिद जहां पर भी नाम आता है इसका मतलब कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। युग्मकोद्भिद जहां पर भी आता है कोशिका क्या होती है, अगुणित, यानी कि द्विगुणित है। बीजांडकांड या अध्यावरण, यदि द्विगुणित बीजांडकाय या अध्यावरण बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्री विभाजन के किसका निर्माण करे, भ्रूण का निर्माण करे, तो वो कौन सा असंघ जनन कहलाता है, बीजाणुद्भिद असंघ जनन। दूसरा आता है युग्मकोद्भिद असंघ जनन, यानी कि अगुणित कोशिका, किसके द्वारा, अगुणित कोशिका यानी अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की जो अन्य कोशिकाएं होती है, जैसे प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका व अंड कोशिका, यानी कि भ्रूण की द्विगुणित कोशिका को छोड़कर जितनी जो अगुणित कोशिकाएं होती है उनके द्वारा अगर बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण होता तो वो कौन सा कहलाता है, युग्मकोद्भिद असंघ जनन। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, एपोमिक्सिस के अंदर न तो निषेचन पाया जाता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखनी, कोई भी जो पादप शरीर होता है आवर्तबीजी, उनकी जो एकांतर जो पीढ़ी होती है उसमें दो अवस्थाएं होती है, एक होती है बीजाणुद्भिद अवस्था और एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है वो हमेशा कैसी होती है, द्विगुणित होती है, और युग्मकोद्भिद अवस्था हमेशा क्या होती है, अगुणित। तो अगर द्विगुणित कोशिका के द्वारा बिना निषेचन बिना अर्धसूत्री विभाजन के किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, तो वो कौन सा कहलाता है, बीजाणुद्भिद असंघ जनन। यदि द्विगुणित कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की अन्य अगुणित कोशिकाओं से बिना निषेचन बिना अर्धसूत्री विभाजन के किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, तो वो क्या कहलाता है, युग्मकोद्भिद असंघ जनन कहलाता है। दूसरी बात करते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब अंडाशय के अंदर यानी बीजांड के अंदर एक से अधिक अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी एंटोनी ल्यूवेल होक ने की थी। इसमें की थी सिट्रस पादप में, इसको अपन बोल सकते हैं संतरा या अपस्थानिक बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेल होक ने खोज की थी। कौन से पादप में, संतरा में, सिट्रस में। और बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। अब बहुभ्रूणता बनने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि एक अगुणित जो कोशिका होती है उसके द्वारा भी एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो सकता है। कई बार क्या होता है, बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोश यानी मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित हो तो उस समय भी क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। कई बार जो द्विगुणित कोशिका होती है ये भी बार बार विभाजित होकर द्विगुणित यानी एक से अधिक भ्रूण कोश का क्या एक से अधिक भ्रूण का क्या करती है, निर्माण करती है, तो उसको कहा जाता है बहुभ्रूण। इसमें आपको खोज करता है, इसका एग्जाम्पल ध्यान और एपोमिक्सिस, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखना, आवृतबीजी पादपों में जो जनन होता है उसमें सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, फिर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, दोनों में परागण की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, उनमें परिवर्तन होता है और किसका निर्माण होता है, बीज का, और ये दोनों इसमें अपवाद होता है। ये ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे प्लांट एनाटोमी यानी पादपों की आंतरिक संरचना यानी जड़, तना, पत्ती के बारे में, और जो प्लांट टिश्यू पादप होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है।